hello everyone. Once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video, we are going to start our public institution in India. And this video is particularly based on the Unit 1, that is the studying public institutions. So, without wasting our time, we will begin our video. But तब उससे पहले I want to tell you that एसएससी की जो हमारी नोटिफिकेशन है सिलेक्शन पोस्ट के लिए, ठीक है, ये रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है, आ चुकी है इसकी डेट। अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्ट है तो यू कैन फिल इट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ssc.gov.in। और उससे पहले एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि जो एसएससी का हमारा पैटर्न है ये पूरा, इसके अंदर जो एसएससी की साइट है उन्होंने अपनी न्यू साइट लॉन्च की है, ठीक है, ssc.gov.in, जिसका आप लोग OTR आपको उसके लिए भरना पड़ेगा, दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एसएससी की नई साइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है अपना, जिसके अंदर आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह पूछी जाएंगी, आपकी बेसिक डिटेल्स को फिल करके यू आर ऑल रेडी, ऑल सेट टू फिल योर फॉर्म्स, ठीक है। सो येस, ये बात मुझे आपको बतानी थी। तो सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो यस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। और हाँ, इसका अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्या वर्क करते हैं, इनके क्या काम हैं। तो ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को अब थोड़ा जानने के लिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं, दैट पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं बेसिकली। देखो, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था भी कह सकते हैं, जो किसके लिए काम करती है, पब्लिक के लिए काम करती है, ठीक है। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किए जाते हैं। क्यों फंडेड किए जाते हैं? ताकि सर्विसेज प्रोवाइड की जाए पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जैसे कि हमारे स्कूल्स, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा, ये सभी किसी के अंदर आते हैं, हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों की मदद से ही हम लोग डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट में बहुत मदद करती है। देख लो, स्कूल देख लो आप, यू कैन सी हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारी एजेंसीज आ जाती हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये हर एक स्टेट का पार्टनर होता है, ठीक है। हर एक स्टेट में पर्टिकुलर पब्लिक इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्टिव होता है, चाहे वो हम लोग एजुकेशन की फील्ड में देख लें, चाहे वो मेडिकल की फील्ड में देख लें, ठीक है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन सबके लिए एक ऐसी संस्था होती है, जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो एम्स हॉस्पिटल है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे गवर्नमेंटल छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, या तो कम कीमतों पर या फिर काफ़ी सारे फ्री भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सभी स्टेट पार्टनर होते हैं, ठीक है। देवर स्टेट ओरिएंटेड अगेन। ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, जो सभी के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किए जाते हैं, यही होते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है अपना प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल एंड द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बेसिकली जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि जो बिल्कुल आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और लोगों की भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ही ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। पब्लिक फंड के थ्रू भी आप कह सकते हैं, पब्लिक के लिए फ़ंड रेज करना भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का ही काम है, ठीक है, कि कहीं पर स्कॉलरशिप्स दे दिए हैं आपको, या कुछ और चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, कुछ फाइनेंशियल एड दिया गया है, जैसे अगर आप लोग कॉलेज में हो अभी, ठीक है, तो कॉलेजेस के अंदर भी आपकी काफ़ी सारे जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल एड होता है, कि आपने जितनी फ़ीस भरी है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तो उनकी फ़ीस को वापस कर दिया जाता है। तो ये भी क्या है, एक पब्लिक फ़ंड है। कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस जो है ये भी किस में आते हैं, आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं, लेकिन मेक श्योर जो भी गवर्नमेंट से फंडेड है, ठीक है, वो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हमें अकाउंटेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, बट ये अकाउंटेबिलिटी इज़ अ चैलेंज ऑल्सो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि बेसिकली ट्रांसपेरेंसी रहे आपके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन अकाउंटेबिलिटी उतनी, मुझे लगता है, अगर हम अभी अपने पर्सपेक्टिव से सोचें तो अकाउंटेबिलिटी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में उतनी नहीं होती, क्योंकि हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन, अगर इंडिया की बात करें खाली, तो यहाँ पे करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है,
ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ही समझ लो भूल ही जाओ कि पब्लिक को सब पता हो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी ले लो आप, सरकारी नौकरी ले लो या कुछ भी ले लो, ये हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करती ही है, ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल में है, गवर्नमेंट उसको हेड कर रही है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें हमें क्या देती हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो सेम एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारी रोड बिल्डिंग हो गई, इन सब के अंदर जैसे एमसीडी होता है। एमसीडी, व्हाट इज़ एमसीडी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एमसीडी इज़ ऑल्सो अ स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के थ्रू हमारा होता है ना। एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में अगर दिल्ली की बात करें बीजेपी, और अलग अलग पार्टीज़ हमारी होती हैं, तो वही है इसके अंदर भी कि जो आपका एमसीडी है उसके अंदर भी वो भी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो किसके लिए वर्क करता है, पब्लिक के लिए वर्क करता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट फंड करती है उन्हें, ठीक है। अगला आता है अपना क्राइसिस मैनेजमेंट। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को हम क्राइसिस मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, देखो, ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को लगता है आपको आरबीआई लगेगा। आरबीआई इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो आरबीआई है, ठीक है, ये क्या करता है, आपको क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आरबीआई इज़ द बैंकर्स बैंक, एज वी ऑल नो, ठीक है। तो आरबीआई जैसे कोई क्राइसिस आ गया या कहीं पर कुछ बैंक कोई मतलब खाली कर देता है बिल्कुल बैंक, ठीक है, वो दिवालिया हम कहते हैं बैंक हो जाता है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट में भी हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन आरबीआई जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं जो इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पर हैं, वो हमें मदद करते हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। और मेजर रोल इन डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो डिप्लोमेसी में भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये थे हमारे कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट। अगर आपको इसमें लिखना है तो आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो भी फंडेड बाय गवर्नमेंट फंड करती है उन्हें, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक वेलफेयर के लिए चलते हैं, और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब अपना नेक्स्ट आता है द टाइप्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अभी हमने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के टाइप देखो, दो टाइप के होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन। वन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर इज़ द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हमारे वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट आर इस्टेब्लिश्ड एंड गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, बिल्कुल कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि हाँ ये बॉडीज़ आपके पूरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, न्यायपालिका एंड विधायिका। ये तीनों ही जो हमारी बॉडीज़ हैं ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिटर्न है कि भाई ये बॉडी होंगी आपके इसमें प्रेजेंट होंगी आपके 3 टियर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। ऐसे ये ट्राइंगल पिरामिड हमने सबने पढ़ा है 11th-12th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। तो दीज इंस्टीट्यूशन सर्व टू मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है इनके बीच में, यानी कि तीनों ही एक दूसरे से एक तीसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर कोई कुछ गलत करता है तो दूसरी के पास ये पावर है कि वो उसको बोल सके, ठीक है। तो तीनों ही आपस में क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम करते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। अपहोल्ड करते हैं, रूल ऑफ लॉ को बचाने की कोशिश करते हैं ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ठीक है। किसी दिन हम इस वीडियो को डिटेल में पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बारे में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं आपकी गवर्नमेंट के। तो ये हम एक अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट, दैट इज सेकंड टाइप, दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। एज द नेम सजेस्ट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं होता जो गवर्नमेंट के अंदर ना हो। यहाँ तक कि जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है या प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल होते हैं, वो भी लिखा रहता है एफिलिएटेड बाय सीबीएसई या फिर गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से अगर एफिलिएटेड है, पंजीकृत है, इसका मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट के अंडर है ना, गवर्नमेंट उसकी देख रेख कर रही है। तो मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं होता है जो गवर्नमेंट के अंडर ना हो। तो यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है,
ठीक है। आप विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के आप कोई नहीं खोल सकते इस तरीके की चीज़ें। आपको एक अगर उसको एक आगे लेवल पे लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें गवर्नमेंट का स्टैम्प होना ज़रूरी है। ठीक है। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो that are the part of the public sector but are not governed by the constitution। अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है बट ये पार्ट है हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का। ठीक है। तो दीज इंस्टीट्यूशन आर क्रिएटेड थ्रू लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव ब्रांच टू फुलफिल सर्टेन नीड ऑफ पब्लिक। अब देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, जब हम 1947 के बाद जो आज़ाद हुए, 50 में आए हम लोग, वो जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, उसके अंदर उस टाइम के अकॉर्डिंग जो जो नीड्स लगी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनको जो जो लगा उन्होंने वो डाला। लेकिन टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, लोगों की नीड्स चेंज होती है, डेवलपमेंट सेक्टर एरियाज़ आपके डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको क्रिएट किया जा सकता है। किसके थ्रू? लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के थ्रू। क्योंकि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना, तो इनके थ्रू हम सही तरीके से ट्रूली एकदम चीज़ों को, लॉ को फॉलो कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं। जिसके अंदर आपका आता है NHRC। NHRC स्टैंड फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये तो नेशनल ह्यूमन राइट कॉरपोरेशन है। PRI है हमारी, जो PRI स्टैंड्स फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एंड RBI इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ही जो हैं ये क्या है, हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये मेंशन नहीं है, बट इनका क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी यूज़ है, काफ़ी हेल्पफुल बॉडीज़ हैं ये हमारे लिए, तो ये सारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आती है। देख लो, आप RBI की बात कर लो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंदर हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और हमारी म्यूनिसिपालिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। ये आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं जो मैंने 73rd एंड 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बनाई है, ये मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हो गए हैं। अब हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, देखो रुक जाओ, अभी हमने देखा कि जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, और अगला है आप सेकंड था आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। यही थे दोनों। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन है, ठीक है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि हमारी 3 टियर स्ट्रक्चर यानी कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की ब्रांचेस के थ्रू बनाए गए हैं। ये थे हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब हम देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड दैट आर, ये होते हैं हमारे स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है, और स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी को आप फर्दर एग्जांपल के तौर पर स्टैट्यूटरी को आप लोग रेगुलेटरी में बांट सकते हो और नॉन स्टैट्यूटरी को आप नीति आयोग में। इसको अभी ये जो वाला सेकेंड वाली जो इनकी लाइन है आपकी ये वाली, इसको आप अभी छोड़ दो। ठीक है, अभी हम लोग स्टैट्यूटरी की बात करते हैं कि व्हाट आर स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी का मतलब एज द नेम सजेस्ट स्टैचू। स्टैचू से आप क्या समझते हैं? स्टैचू का मतलब है जो परमानेंट है, जो फिक्स है ना। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में भी कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो फिक्स रहेंगी, जिनका होना ज़रूरी है, जो परमानेंट है। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट वो ज़रूरी है। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन। और सेकंड आता है आपका नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन। नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं? जो आपके परमानेंट नहीं है उतने, ठीक है, जिनका रोल मतलब है बट एज़ कम्पेयर टू स्टैट्यूटरी थोड़ा सा कम है। तो ये होते हैं आपके स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब हम इसका एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। तो अपना आता है टॉपिक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला टॉपिक आपका आ जाता है यहाँ पे स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन। तो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? दोज इंस्टीट्यूशन दैट आर क्रिएटेड एंड गवर्नड बाय लॉज और बाय लेजिस्लेटिव बॉडी टू फुलफिल स्पेसिफिक फंक्शन। तो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जो कि क्रिएट किए गए हैं
बाय लॉज के थ्रू, ठीक है, जिनको लॉज के थ्रू बनाया गया है, पूरी अच्छी तरीके से पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके उन चीज़ों को बनाया गया है, उन इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है। और इनको क्यों बनाया जाता है? किसी पर्टिकुलर वजह से, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। एजुकेशनल जैसे एन एग्जाम्पल, ओके, तो दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, यानी कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार लेजिस्लेटिव ने अगर इन्हें बना दिया तो दे कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इनका जो लीगल फ्रेमवर्क होता है, दे हैव देयर ओन लीगल फ्रेमवर्क एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। इनका जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है और जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इनका खुद का होता है, यानी कि इनके खुद के रूल्स है। जैसे कि डीयू का अगर हम एग्जांपल लें, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि डीयू दिल्ली में तो हैं, बट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर क्या है, आपका जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ना, पब्लिक है ना, किस कॉलेज है बेसिकली वो, ठीक है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जैसे कि हम मुस्लिम बच्चों की बात करते हैं हमारे, ठीक है, तो उन बच्चों को इसमें ज़्यादा एडमिशन दिया जाता है, और बाकी जो कैटेगरी है, हिंदू, सिख, ईसाई एक्सेट्रा की, उन सबको जो परसेंटेज है उनका थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, लेकिन इनका जो फ्रेमवर्क है, यानी कि इनका जो लीगल फ्रेमवर्क है, ये ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। क्योंकि अगर डीयू का कोई डेट शीट आती है कि हमारे भाई आप लोगों के 4th सेमेस्टर के पेपर मई में होंगे, ठीक है, तो ऐसी इनके भी होंगे पेपर, बट इनका अपना अलग एक फ्रेमवर्क है, इनकी अपनी एक अलग डेट शीट आएगी, दे डोंट फॉलो डीयू, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारे क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, जो बन तो गए हैं, बट ये क्या है आपके, इनका अपना खुद का लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये एग्जांपल, इसमें मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगी, दैट इज़ आरबीआई, सेबी, टीआरएआई, सीबीडीटी, एमसीआई और आईआरडीएआई, ठीक है। अब इनमें से देखो, आरबीआई की फुल फॉर्म पता है हम सबको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी की पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टीआरएआई की पता है, सीबीडीटी, और इन चारों की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, ठीक है, कि इन चारों की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन। अब हमने देखा था कि स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक और पार्ट था, दैट इज़ द रेगुलेटरी। अब रेगुलेटरी का मतलब समझते हैं ना, जो जिसको कोई रेगुलेट कर रहा है, जिसको कोई चला रहा है बेसिकली। तो ये इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेटरी होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक लॉ के अंडर बने होते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लॉ जो उसी के लिए है, सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोगों के लिए है, या सिर्फ उसी रिलीजन के लोगों के लिए, या केवल उसी एरिया के लोगों के लिए है, उससे ये बना हुआ है, तो ये रेगुलेटरी हमारा आ जाता है। अब अपना सेकेंड टाइप था इसका नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा था स्टैट्यूटरी और दूसरा है हमारा नॉन स्टैट्यूटरी। तो ये बॉडीज़ होती है, तो जो दीज बॉडीज़ आर क्रिएटेड वॉलेंटरली बाय इंडिविजुअल और ग्रुप टू फुलफिल स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है, इसके अंदर क्या है कि ये तो हमारी जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वही होती है जो किसी वॉलेंटियरली किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ने क्या किया है, उसको इस्टेब्लिश किया है टू फुलफिल स्पेसिफिक पर्पस। कुछ लोग होते हैं, जैसे एनजीओज होते हैं, मान लो कि वुमेन एम्पावरमेंट इस पर्टिकुलर एरिया में सही नहीं है, इस पर्टिकुलर एरिया में मेल्स के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, मान लो, ठीक है, या इस पर्टिकुलर एरिया में चिल्ड्रंस के साथ कुछ बुरा व्यवहार हो रहा है, ये भगवान। तो इस टाइप के जो बिहेवियर होते हैं लोगों के साथ, ठीक है, जो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के साथ किया जा रहा है, तो क्या होता है यहाँ पर, कुछ लोग आते हैं वॉलेंटियरली, ग्रुप बनाते हैं, एसोसिएशन, ये सब क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर कि ये लोग जब अपने ग्रुप्स बनाते हैं, तो ये इनका एक पर्पस होता है कि यस हमें ये अचीव करना है, ठीक है, ठीक है। तो वॉलेंटियरली वो लोग आगे आते हैं और उनका जैसी पर्पस को अपने पूरा करने की वो लोग कोशिश करते हैं। तो यही हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी दैट आर नॉट इस्टेब्लिश और गवर्न बाय द स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। नॉन स्टैट्यूटरी वो इंस्टीट्यूशन है जो किसी स्पेसिफिक लॉ रूल के थ्रू नहीं बने होते हैं, ठीक है, और जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है वो किसी पर्टिकुलर रूल लॉ के थ्रू बने होते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। स्टैट्यूटरी की अगर आपसे एग्जांपल पूछ लेगा तो आपको आरबीआई देना है, ठीक है, आपको
आपको सेबी देना है, आपको TRAI देना है, आपको CBT देना है। ये सारे क्या है आपके नॉन स्टैट्यूटरी के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन स्टैट्यूटरी के तो इसमें आपको क्या देना है, नीति आयोग, NGOs, NPOs, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। ये सारे ही क्या हैं, नॉन स्टैट्यूटरी के क्या है आपके पार्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अभी डिटेल में आपकी इसमें नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन मत लो। ठीक है, हम लोग कंप्लीट करेंगे उसे। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट चैलेंजेस, ये आपके इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है कि अब ये जो नीति आयोग के हमने ये जो अभी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसके चैलेंजेस क्या हैं। भाई ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हर ये थोड़ा ना गवर्नमेंट ने पैसे दिया और आसानी से काम हो गया, ऐसा होता है कभी इंडिया में? ना, कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो इसके चैलेंजेस क्या है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के चैलेंजेस क्या हैं, ये हम देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर सबको पता है, ठीक है, देखो हम सबको पता है, वी ऑल नो, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, दिस पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, काफ़ी पुराने टाइम से ही हमारे यहाँ पर दिस वर्ड ये हमेशा ही हाईलाइट रहता है। जब भी कहीं पर चैलेंजेस आएंगे तो करप्शन तो सबसे पहले ही आएगा। ठीक है, आज के टाइम पर भी अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स में अगर जान लो कि कितने सारे करप्शन, ED और ये सारी चीज़ें कितना चल रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, इट्स लाइक अ ट्रेंड। तो करप्शन तो यार चैलेंजेस हमारे होते ही होते हैं। ठीक है, और ऊपर से करप्शन क्यों होता है, लिमिटेड फंडिंग का नाम दे दिया जाता है इसको कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, हालांकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपना सहयोग कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को बोल दिया जाता है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग द लोअर सेक्शन और द लोअर इंस्टीट्यूशंस, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट फंड कर रही है, लेकिन वो जो पैसा है, वो जो 10 रुपये ऊपर से भेजे गए हैं, वो कब 5 रुपये और 1 रुपये में बदल जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। तो इसी को आप करप्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पब्लिक इंस्टीट्यूशन का चैलेंज यही है कि करप्शन है यहाँ पर और लिमिटेड फंडिंग है। ठीक है, जिसको करप्शन का अल्टरनेटिव नेम आप मान लो लिमिटेड फंडिंग बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमेशा ही गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं देती है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को। येस, समटाइम्स देयर इज़ अ लिमिटेड फंडिंग, बट उस लिमिटेड फंडिंग से ऐसा नहीं है कि गुजारा नहीं हो सकता है बिल्कुल। बट क्या होता है, करप्शन इतना ज़्यादा है कि वो लिमिटेड फंडिंग का ही नाम देना पड़ता है उसको। ठीक है, तो ये था। अब सेकंड आता है आपका ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है आपका कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अभी भी वो इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि यहाँ पर क्या है, करप्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये पेपर पे साइन करवाओ, वो पेपर पे साइन कराओ, अभी भी इतना हम डिजिटल हो गए हैं, फिर भी पेपर वर्क हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, एंड रेड टेप कैन स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग। रेड टेप का मतलब यहाँ पर यही है कि पेपर वर्क इतना ज़्यादा हो गया है कि इतने पेपर्स को कोई कैसे साइन करे, उनको स्टोर करो, ये करो, फाइल्स बनाओ, कितनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या हो गया है, पेपर वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ब्यूरोक्रेटी प्रोसेस में ही बहुत टाइम लग जाता है, तब तक तो इंसान मर जाए। ठीक है, तो इतना प्रोसेस में जब टाइम लगेगा तो जो चीज़ें गवर्नमेंट को टाइम पर पहुंचानी चाहिए, अब किसी को पानी चाहिए उसके एरिया में मान लो, ठीक है, उसे आज ही चाहिए ना भाई, अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, ही विल और शी विल लीड टू द डेथ। ठीक है, अगर तो और अगर आप साइन करवाते रह जाएंगे, यही रेड टेप सिस्टम आपका चलता रहेगा, तो कैसे करेंगे चीज़ों को। तो ये इसका चैलेंज आता है। तीसरा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा रहता है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन किसके लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए, बट किसी पर्टिकुलर पार्टी का उस एरिया के अंदर क्या है, ज़्यादा रूल है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो लोग काफ़ी करते हैं। अब इसको मुझे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से धमकी टाइप दी जाती है और यहाँ तक कि मरवा भी दिया जाता है काफ़ी लोगों को। ठीक है, अगर वो लोग नहीं बात सुनते हैं, प्रेशर उन पर डाला जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, फैमिली को किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। चौथा आता है आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशन का चैलेंज क्या है, चेंजिंग सोसाइटियल नीड। ये हमारा मॉडर्न टाइम का आ जाता है, देखो। ठीक है, तो ये आपका जो होता है, ये आपका मॉडर्न टाइम का आ जाता है कि चेंजिंग सोसाइटियल नीड, कि यानी कि हमारी सोसाइटी की नीड चेंज हो रही है, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को भी थोड़ा उस तरीके से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो सोसाइटी की नीड्स है वो करेक्ट टाइम पर क्या होए, पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसके अंदर सोसाइटियल नीड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी जैसा हमने अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैंने आपको इसके फर्स्ट
पेज पे ही हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है, बट उतनी भी नहीं है कि बिल्कुल पारदर्शिता समझते ना, एज क्लीन एज वाटर, कि हमें सब दिख रहा हो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हाँ दिखाती कुछ और है और पीछे हो कुछ और आता होता है, ठीक है। फिर वो 10-15 साल बाद पता लगता है कि हाँ ये चीज़ें चल रही है। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है। 6th हम करप्शन पढ़ चुके हैं, और 7th है ओल्डर जनरेशन। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका, ओल्डर जनरेशन और चेंजिंग सोसाइटल नीड्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। कैसे ये कनेक्टेड है, ठीक है, कि ओल्डर जनरेशन है, अब उनको उतनी चीज़ें पता नहीं है कि किस तरीके से इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करना है। ऊपर से रेड टेप वर्क, पेपर वर्क इतना है, ठीक है। अब एजुकेटेड भी नहीं है ओल्डर जनरेशन हमारी यहाँ की अभी तक, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि पूरी जनरेशन एजुकेटेड नहीं है, येस यहाँ पर कुछ हैं परसेंटेजेस जो एजुकेटेड हैं, बट अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ओल्डर जनरेशन इतनी एजुकेटेड नहीं है, वो डिपेंड है दूसरे लोगों पर, ठीक है। तो उनके लिए किस तरीके से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को वर्क करना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए और मदद करनी चाहिए बेसिकली ओल्डर जनरेशन की। तो यहाँ पर ओल्डर जनरेशन इज़ ऑल्सो अ चैलेंज फॉर द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो येस यही था हमारी इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वी विल soon complete our syllabus. So yes, that's all for today. We will meet in our next video. तब तक के लिए take care and be happy. So that's all for today. Okay, bye. Thanks for watching.